नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है राजधानी एक्सप्रेस का। तो सीएम भगवंत मान का संगरूर का दौरा है और महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी इस दौरान किया गया। तो बडरुखा में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम और यहाँ पर भगवंत मान पहुंचे हुए थे। उस दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपने गृह जिले संगरूर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपने गृह जिले संगरूर में महाराजा रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और संगरूर के बडरुखा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सीएम के आगमन से पहले वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। आपको बता दें कि बीते दिनों सीएम मान ने महाराजा रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्हें याद भी किया था। उन्होंने कहा था, शेरे पंजाब, महान योद्धा और धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व महाराजा रणजीत सिंह जी को एक महान सिख शासक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, जिन्होंने एक विशाल और समृद्ध राज्य पंजाब की नींव रखी थी। तो ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भगवंत मान आज अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए थे और साथ ही उन्होंने इससे पहले भी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए महाराजा रणजीत सिंह के नाम एक संदेश लिखते हुए उन्हें याद भी किया था। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगरूर पहुंचे हुए थे भगवंत मान और ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि सीएम भगवंत मान का संगरूर का दौरा कई मायनों में खास भी बताया जा रहा है। महाराजा रणजीत सिंह को जहां एक और उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं दूसरी तरफ एक संदेश भी देने की कोशिश की और उन सिख गुरुओं को हमेशा याद रखने की भी बात उन्होंने कही है। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन इस दौरान किया गया था। बडरुखा में आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम, जहां पहुंचे हुए थे भगवंत मान और उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो फिलहाल ये जानकारी के लिए बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज अपने गृह जिले संगरूर दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने अपने गृह जिले संगरूर में महाराजा रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और संगरूर के बडरुखा में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया था। इस दौरान सीएम के आगमन से ठीक पहले वहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिनों सीएम मान ने महाराजा रणजीत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी पोस्ट करते हुए उन्हें याद किया था और महाराजा रणजीत सिंह को उन्होंने शेरे पंजाब कहा था। तो कहीं ना कहीं भगवंत मान ये हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि एक और जहां सिख समुदाय का जो तबका है उसे हमेशा बरकरार रखा जा सके और सिख गुरुओं का सम्मान वो रखते आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों का भी मान रखा। उन्होंने इससे पहले भी महाराजा रणजीत सिंह के लिए अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब का दर्जा भी दिया था और उन्होंने ये इस बात का जिक्र भी किया था कि महान योद्धा है और धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व वाले महाराजा रणजीत सिंह को हर कोई आज भी याद करता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त गीतांशु सहजाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गीतांशु, जिस तरीके से आज भगवंत मान यहाँ पहुंचे थे और जिस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया था, महाराजा रणजीत सिंह की तारीफ पहले ही भगवंत मान कर चुके हैं, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहा? जी, बहुत महत्वपूर्ण रहा ये दौरा। भगवंत मान की अगर बात करें तो वह लगातार ही भगत सिंह और राजगुरु और बाकी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के जो है भक्त रहे हैं, फैन रहे हैं और अक्सर ही जो है इस तरीके के भव्य कार्यक्रम रखते रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह जो कि एक योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं और पंजाब के लिए खास महत्व रखते हैं। भगवंत मान ने आज अपने गृह संगरूर में, जहां पर वह खुद ही रहते हैं, तो वहां पर पहुंचकर एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत कर काफी देर तक उनको याद किया, उनको एक योद्धा के तौर पर याद किया, पंजाब की उन्होंने उनको शान बताया। तो काफी महत्वपूर्ण रहा ये दौरा और लोगों के दिल में उन्होंने जोश भरा। जी ठीक है, लेकिन पंजाब में और भी कुछ सुधार को लेकर या संगरूर जिले पर खास तौर पे फोकस करते हुए क्या उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ और भी शब्द कहे थे?
जी बिल्कुल, उन्होंने लोगों के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए काफी हद तक जो है बातें की और इस अपने कार्यकाल में जो है अभी तक उन्होंने काफी हद तक लोगों की सुविधाओं के लिए ही काम किया है। अगर बात करें शिक्षा की और अगर हेल्थ की बात करें और काफी हद तक रोजगार की अगर बात करें तो काफी कोशिशें अभी भी जारी हैं कि किस तरीके से खुद संगरूर जिले की ही नहीं पूरे पंजाब की जो है स्थिति को सुधारा जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के कोटकपुरा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने कोटकपुरा इलाके के विधायक और पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के नाम पर व्हाट्सएप कॉल करके शहर के सामाजिक कार्यकर्ता को ठगने की कोशिश की। आपको बता दें कि कोटकपुरा शहर से सामाजिक कार्यकर्ता राजन कुमार जैन को पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के नाम पर फोन करके अपने बच्चे की पढ़ाई के सिलसिले में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के खाते में 2,75,043 रुपए, माफ कीजिएगा 27,543 रुपए जमा करने के लिए कहा था और बाद में संधवा कोठी गांव में आकर उनसे ये रकम लेने की भी बात कही। वहीं इस फर्जीवाड़े के संबंध में राजन कुमार जैन ने यह भी बताया कि उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया जिसके आईडी के ऊपर विधायक कार्यालय लिखा हुआ था। तो वहीं अब इस मामले पर राजन कुमार जैन ने पुलिस में शिकायत भी कर दी है। पुलिस ने धोखाधड़ी में एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले कौन वो लोग थे जिसका इस्तेमाल वो कर रहे थे और व्हाट्सएप के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही एडमिशन का नाम देकर के एक अच्छी खासी रकम वसूलने तक की बात भी कही जा रही थी, लेकिन जिसके बाद से सांधवा कोठी भी बुलाया गया था और ये कहा जा रहा था कि अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में एडमिशन किसी का कराना हो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के खाते में 27,543 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाए। व्हाट्सएप पे इस तरह जी एक राजन कुमार हैगे ने कोटकपुरा ਦੇ उन्होंने कंप्लेन फाइल की है जो उन्होंने को एक फोन आया व्हाट्सएप पर जिधर दूसरी साइड तो बोल रहे थे जिसमें एक ने अपना नाम अजय राय दसा, दूसरे ने देखो जो तीसरा सीगा वो अपनी आवाज की नकल। पहले तो मैं हरियाणा सरकार को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं क्योंकि एनएफएसयू के साथ जोड़कर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का आपने फैसला किया है और जो 3 कानून जो अंग्रेजों के समय से इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करते थे, ये 3 कानूनों में हमने जो और हरेक को न्याय एक कंसेप्ट के साथ जो बदलाव किए हैं, इसका एक अहम हिस्सा है कि 6 साल और उसके ऊपर की सजा के प्रावधान जितनी भी दफा में है वो सब में फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी करा है। अब एक कानून को धरातल पर उतारना है तो हमें इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की रचना अभी से करनी पड़ेगी और इस दृष्टिकोण के साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया गया था। उसी वक्त कानूनों की रचना का काम भी साइमल्टेनियसली चला था क्योंकि बहुत विचार विमर्श हुआ तो कानून 23 में आए, यूनिवर्सिटी पहले बनी, मगर अब तक 9 राज्यों में यूनिवर्सिटी अपने कैंपस खोल चुकी है और अभी अभी हमने तय किया है कि कैबिनेट ने अभी ही प्रस्ताव पारित किया है कि और राज्यों में भी हम इसका विस्तार करेंगे। करीब करीब देश में 16 राज्यों में यूनिवर्सिटी को पहुंचाने का काम हम करेंगे। इससे न केवल ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की प्राप्ति होगी परंतु ये जो नए कानून 3 बने हैं हमारे,
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए हमने जो बदलाव किए हैं, इसको जमीन पर उतारने में भी बड़ा फायदा मिलेगा। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझे मालूम है हरियाणा में 50 एकड़ भूमि देने का मतलब क्या होता है। और हरियाणा जैसे राज्य में, छोटे राज्य में, जहां भूमि का कीमत आसमान तोड़कर कई गुना आगे बढ़ा है, उस वक्त आपने 50 एकड़ भूमि दिया है। विजन का परिचायक है, क्योंकि जो कैंपस बने वो आने वाले दिनों की सभी सुविधाओं के लिए इसके अंदर पर्याप्त आयोजन हो सकता है आज छोटा बनेगा, परंतु इससे विस्तार का है। अभी आप वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी भी बनेगी, यहाँ पर पूरे उत्तर भारत के न्यायिक अधिकारियों का ट्रेनिंग का काम भी कर सकते हैं, पूरे उत्तर भारत के पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर ये सभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा तो ट्रेनिंग देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए बड़ी सरलता होगी, क्योंकि यहाँ लेबोरेटरी भी होगी, यूनिवर्सिटी भी होगी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होगी, तो बहुत सहूलियत होगी। मैं आज सैनी जी को कहना चाहूंगा कि आपका जो प्लानिंग है उसमें अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जगह बनती है तो ये भारत सरकार निश्चित रूप से अपने खर्चे से एक फॉरेंसिक साइंस की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर आपको देगी, इसी 50 एकड़ भूमि में। तो मेरा श्री JM व्यास से भी आग्रह रहेगा कि प्लानिंग के अंदर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी, छोटी सी हॉस्टल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कम से कम PSI, DYSP, SP लेवल के अधिकारी और जजेस की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पर एक प्लानिंग करा जाए तो दिल्ली से ऊपर के भारत के सभी हिस्सों के राज्यों की ट्रेनिंग हम यहाँ बहुत सरलता से कर सकते हैं। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, और एक जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो ट्रेनिंग के लिए ऑफिसर्स आएंगे उनके लिए भी लेबोरेटरी के साथ ही ट्रेनिंग होना, तो प्रैक्टिकल भी काफी अच्छे तरीके से वो जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्य सचिव हरियाणा और उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं कि ये इनिशिएटिव आने वाले दिनों में हरियाणा की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करेगा, उसका मुझे विश्वास है। NFSU का जो, और वही खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि पंजाब सरकार ने अपनी स्कीम में बदलाव किया है। आटे की डिस्ट्रीब्यूशन अब बंद कर दी जाएगी। दरअसल गेहूं की क्वालिटी पर मिल रही थी शिकायतें, जिस वजह से फैसला लिया गया और स्कीम में बदलाव किया गया। 3 की जगह अब 4 महीने का अनाज लोगों को दिया जाएगा। तो पंजाब सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के लाभार्थियों को आटा वितरण के लिए अपनी प्रमुख योजना घर घर राशन को बदलने का फैसला किया। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से पंजाब सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि गेहूं पिसा हुआ अच्छा क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से अब पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि लाभार्थियों को अब केवल गेहूं ही दिया जाएगा। इसी के साथ 1 जुलाई से गेहूं का वितरण पेन ग्रेन द्वारा किया जाएगा और राशन डिपो धारक भी गेहूं का वितरण ही करेंगे, जैसा कि शुरू में किया गया था। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि इस बार 3 महीने का अनाज बांटने के बजाय 4 महीने यानी जुलाई से अक्टूबर तक के लिए गेहूं वितरित किया जाएगा। तो भगवंत मान की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही पंजाब सरकार ने अपनी स्कीम में बदलाव किया है। आटे के डिस्ट्रीब्यूशन को बंद करने का फैसला लिया गया है। यह बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि आटे की क्वालिटी को लेकर के काफी ज्यादा शिकायतें मिल रही थी, जिस वजह से अब पंजाब सरकार की तरफ से यह बदलाव किया गया और यह कहा गया है कि अब से 3 महीने की जगह 4 महीने का राशन दिया जाएगा, लेकिन अब लोगों को अनाज में गेहूं दिया जाएगा, आटा नहीं मिलेगा। तो ऐसे में गेहूं की क्वालिटी पर जिस तरीके से सवाल उठाए गए थे कि उसका जो पिसा हुआ आटा लोगों तक पहुंचता है अनाज के रूप में, ऐसे में उस आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी और इसी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने अपने आटे के डिस्ट्रीब्यूशन में
बदलाव किया है और ये फैसला लिया है कि आप गेहूं की क्वालिटी पर आपको शिकायतें ना मिले, इसीलिए आप खुद गेहूं की परख कर सकेंगे। आपको गेहूं ही दिया जाएगा, पिसवा कर आटा नहीं मिलेगा। तो इसमें ये बदलाव है स्कीम में, और स्कीम के तहत में एक और बदलाव किया गया है कि आप 3 महीने के बजाय 4 महीने का राशन पंजाब सरकार लोगों को देगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे। गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जालंधर से जुड़ चुके हैं। गीतांशु, पंजाब सरकार की तरफ से ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि अगर शिकायतें एक और आम जनता की तरफ से आ रही थी राशन की क्वालिटी को लेकर, तो ऐसे में जब सुधार की गुंजाइश लाई गई है तो इसे कैसे देख सकते हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, पहले भी इस तरीके की जो अगर गेहूं की बात करें तो पहले भी लोगों में जो तबका है उस पे कार्ड दिखाकर वह अपना गेहूं ले सकते थे। कुछ महीने को अगर उन्होंने गेहूं का जो है राशन मिलता था। और पंजाब सरकार जब से आई है उन्होंने तरह तरह की जो है स्कीमें लॉन्च की है ताकि लोगों का भलाई हो सके और गेहूं में जो पिसाई का खर्चा आता है वह भी बचत हो सके उनकी। तो इस तरीके की जो स्कीम है वह भी लाई गई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ दिक्कतें जो है काफी महीनों से जो है सामने आ रही थी। लगातार जनता इसकी शिकायत कर रही थी कि गेहूं जो पिसा हुआ मिलता है उसकी क्वालिटी जो है बहुत ही खराब आ रही है और इसकी सुनवाई जो है लोकल स्तर के जो नेता हैं और लोग हैं वह नहीं कर रहे हैं। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में भी सुनवाई नहीं हो रही है और लगातार इस चीज को वे पेश कर रहे थे। तो कई शिकायतें जो है सीएम भगवंत मान तक खुद भी पहुंची थी, जिसको देखते हुए उन्होंने इसका पूरी जांच पड़ताल की कमेटी बिठाई थी। और इसके बाद जो फैसला लिया गया है वह बड़ा फैसला है कि पूरी स्कीम को जो है दोबारा से लाने का फैसला किया गया है। मगर इसमें कुछ बदलाव होंगे और वह बदलाव होंगे कि पहले जो 3 महीने का राशन मिलता था अब वह 4 महीने का गेहूं दिया जाएगा और पिसा हुए आटे की जगह जो है खुद गेहूं दिया जाएगा ताकि लोग इस जो है दिक्कतों से निजात पा सके और उनको फ्रेश जो है गेहूं दिया जा सके ताकि वह अपना गुजारा चला सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए गीतांशु। तो वहीं पंजाब के हाथ 3 बड़े खेलों की कप्तानी, क्रिकेट में शुभमन, तो वहीं हॉकी में हरमनप्रीत करेंगे अगुवाई और फुटबॉल में गुरप्रीत सिंह करेंगे अगुवाई। राजनेताओं ने खिलाड़ियों को बधाई भी दी है इसके लिए। दरअसल पंजाब के 3 बड़े खिलाड़ी भारतीय टीमों का अगुवाई करने वाले हैं, यानी कि देश के इतिहास में पहली बार पंजाबियों के लिए ये गर्व की बात होगी कि पंजाब के लोग एक साथ क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलों का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसे लेकर कई राजनेताओं और समाज सेवियों ने भी पंजाबियों को इस सफलता पर बधाई दी है। आपको बता दें कि क्रिकेट में कई सालों बाद कोई पंजाबी चेहरा मैदान में उतरा है। नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह के बाद लंबे समय तक पंजाब से किसी का क्रिकेट में चयन नहीं हुआ था, लेकिन अब क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के बाद से शुभमन गिल जिम्बाब्वे दौरे में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहीं अब फुटबॉल टीम की कमान फिर से गुरप्रीत संधू के हाथों में है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीबीआई का हरियाणा में बड़ा एक्शन देखने को मिला। दरअसल सीबीआई ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। सरकारी स्कूल में 4 लाख फर्जी दाखिला का मामला सामने आया था, जिसमें 2014 से लेकर के 2016 के बीच में हरियाणा में फर्जी दाखिला किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट यूजी पेपर लीक में हेराफेरी का मामला अभी गरमाया हुआ ही है, यानी शांत नहीं हुआ है। तो वहीं हरियाणा में भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला सामने आ गया है। हरियाणा में प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख बच्चों के फर्जी दाखिले के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने प्राथमिक शिक्षा विभाग हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों पर सीबीआई 2019 के इस मामले की जांच कर रही थी। तो वहीं अब करीब 5 साल बाद इस मामले में फिर से केस दर्ज किया गया है और सीबीआई ने 2014 से 2016 के बीच हरियाणा राज्य के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के फर्जी प्रवेश और फर्जी छात्रों के नाम पर धन निकालने का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले के तहत में विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के धाराओं के तहत में मामला दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुकी है। वीना, जिस तरीके से इस धांधली का मामला सामने आया कि कैसे फर्जी दाखिला करवाने का एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है और हरियाणा, अब तक तो नीट का मामला चल रहा था, लेकिन हरियाणा में फर्जी दाखिले का मामला, इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है?
सिर्फ बिल्कुल एक तरह संदिग्ध मामला चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फर्जी दाखिलों को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है। तो 2014 से लेकर 2016 में अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों में 24 लाख बच्चों के एडमिशन दिखाए गए थे, लेकिन जब इस पर जांच की गई तो 4 लाख जो दाखिले थे वो फर्जी दिखाए गए थे। वो भी इसलिए दिखाए गए थे क्योंकि जब सीबीआई ने इस मामले में जांच की है तो दिखाया गया है जो 4 लाख जो बच्चे हैं जिनका कोई भी स्कूल में कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं है, लेकिन उनके नाम पर फंड जरूर लिए गए हैं। अगर हम टीचरों की बात करें तो उन 4 लाख बच्चों के लिए टीचर्स के लिए फंड लिया गया था, लेकिन वो बच्चे स्कूल में मौजूद ही नहीं थे जिनके लिए फर्जी एडमिशन दिखाकर टीचरों का पॉइंट। ठीक है बीना, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।